Hello everyone, my name is Asad Ali and you are watching Scientist Academy. Today we are going to discuss lecture 7 on Introduction to University Physics, and this is the title. The topic of this lecture is Applications of Newton's Laws Part 2. ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं और अब की बार हम थोड़े से एडवांस एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रैग फोर्स की। ठीक है, ड्रैग फोर्स क्या है? जब कभी कोई बॉडी जो है किसी फ्लूइड में मूव करती है। अब फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज समथिंग दैट फ्लोज, लाइक एयर फ्लूइड है, वाटर फ्लूइड है, हनी फ्लूइड है, मिल्क फ्लूइड है। ठीक है, सो व्हेन यूर अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, मूव्स इन द फ्लूइड, देन फ्लूइड एक्सर्ट्स अ रिएक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बॉडी फ्लूइड में मूव करेगी तो फ्लूइड जो है बॉडी पे एक्शन एक्सर्ट करेगा। तो बॉडी फ्लूइड पे एक्शन एक्सर्ट करेगी तो फ्लूइड इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन एक्सर्ट करेगी। ठीक है, और ये एक इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक एम्पिरिकल फैक्ट है कि जो ड्रैग फोर्स या रेजिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जो बॉडी की वेलोसिटी होगी, ठीक है, बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, सो इधर एक माइनस साइन आप लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो। ठीक है, तो खैर ये जस्ट बताना चाहते हैं। तो अब ड्रैग फोर्स ये है। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेके देखते हैं ड्रैग फोर्स क्या है। मिसाल के तौर पे आपने एफएससी में भी पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो सफेरिकल है, जिसका रेडियस आर है, एंड इट इज़ गोइंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद velocity v, and the air drag is upward। तो एफ ड्रैग जो है वो ऊपर की तरफ होगा। तो जब ये इनिशियली ऊपर से ड्रॉप किया गया था तो शुरू में कोई ड्रैग नहीं थी, बट जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट ने अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेट होते हुए वेलोसिटी को चेंज करते हुए इसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की, तो इस पर ड्रैग फोर्स क्रिएट हो गया। ठीक है, सो ये ड्रैग फोर्स जो है बेसिकली क्या करेगा, इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा और ग्रेविटी इसको इंक्रीज करेगी। तो एज अ रिजल्ट ये जो है नेट फोर्स के अंडर एक्शन मूव करेगा। बट अगेन आप देख सकते हैं इसका रेडियस आर है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ एफ ड्रैग कितना होगा? 6 पाई ईटा आर। फॉर द मोमेंट हम इसको के ले लेते हैं, तो जो ड्रैग फोर्स होगा वो के वी होगा। ठीक है, सो इसका जो वेट होगा वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होगा। तो होगा ये कि वेट नीचे की तरफ एक्सर्ट होगा, ड्रैग ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगा। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए। सो ये जो चीज़ बनेगी एफ, इसकी जगह आप लिख सकते हैं वेट क्योंकि ज़्यादा है, डाउनवर्ड है पॉजिटिव, और के वी को नेगेटिव कर दें। ठीक है, अब ये होगा यानी कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। तो नेट अब इस बॉडी को ये क्या करेगा, वेलोसिटी तो गेन करेगा बट रेट कम होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वेलोसिटी चेंज शुरू में बड़ी तेज़ी से होगी बट बाद में चेंज होते हुए कम हो जाएगी, और चेंज होना एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी। तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो बस ये वही फाइनल वेलोसिटी है जो बॉडी पिक कर सकेगी फाइनली। इसी फाइनल वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो एम जी माइनस के वी फाइनल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो वी फाइनल किसके बराबर होगी? एम जी ओवर के। इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यानी whenever the body moves under the action of gravity, then due to air resistance drag is produced, and drag exerts opposite to the direction of gravity such that sum of forces is equal to ma। यहाँ पे क्या होता है, वेट तो कांस्टेंट है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो यहाँ पे वेट कांस्टेंट है अप्रॉक्सीमेटली, बट बी वी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी एम जी को सब्ट्रैक्ट करेगा तो इस सब्ट्रैक्शन से जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ये होगा। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि के वी एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन का आंसर आपको ज़ीरो मिल जाएगा, और इस सूरत में ये वेलोसिटी वी फाइनल कहलाएगी, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, यानी कि अगेन दोबारा से
अगर आपके पास सफेरिकल बॉडी थी तो ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में, ठीक है, एफएससी में। तो अगर आपके पास कोई जनरल बॉडी होगी तो क्या करेंगे, तो सिंपली एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जिस लम्हे वी जो है वो वी फाइनल लिखेंगे, उस सूरत में आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो एम जी माइनस के वी फाइनल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो वी फाइनल अगेन एम जी अवर के पे डिपेंड करेगा। ये याद रखें, यहाँ पे बॉडी का शेप आर्बिट्रेरी है, तो के इज़ नॉट डिटर्मिनेंट येट, ठीक है, ये डिपेंड करेगा फ्रॉम शेप टू शेप, बॉडी टू बॉडी, ठीक हो गया। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली कहलाती है, ठीक हो गया। अब हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं जो कि एप्लीकेशन में आती है, न्यूटन सेकंड लॉ की एक बहुत फेमस इक्वेशन है, वो ये है। फर्ज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ आर्बिट्रेरी साइज, आर्बिट्रेरी शेप। तो इसमें ड्रैग जो रेजिस्टेंस फोर्स है, ड्रैग जो प्रोड्यूस हो रही है वो के वी हो रही है, इसका वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है। तो ऐसी सूरत में आप लिख सकते हैं एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू एम ए, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। सो जी माइनस के आवर एम, वी जो है वो स्मॉल ए के बराबर होगा, सही है। तो जब ऐसा होगा तो आप जी माइनस के आवर वी टाइम्स के आवर एम टाइम्स वी को, एक्सेलरेशन को डेरिवेटिव लिख सकते हैं वेलोसिटी का, ठीक है। सो ये बन जाएगा जी माइनस के बटा एम टाइम्स वी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, सही है। इसको हम सॉल्व करते हुए निकालते हैं कि इसकी वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, इस ड्रैग के अंडर में रहते हुए इस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा। यानी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हम बताएंगे कि जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होगा तो वो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगी, और वो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो इतनी होगी। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके भी, इसको सॉल्व करके भी पता चला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो g minus k divided by m v dt is equal to dv. So dv is equal to g minus k divided by m v into dt. सही है। So dv divided by g minus k divided by m times v is equal to dt. Taking integral on both sides from 0 to v, इधर भी हम फ्रॉम 0 टू v कहेंगे, ठीक है। सो अब इसको आप क्या करेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे g माइनस के डिवाइडेड बाय m टाइम्स v इज इक्वल टू लेट्स से q, ठीक है। सो इस डी क्यू के बराबर, क्यू के बराबर होगा, तो डी क्यू किसके बराबर होगा, वो जी डी जी माइनस के डिवाइडेड बाई एम टाइम्स डी वी होगा। ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है। सो डी क्यू बराबर होगा माइनस के डिवाइडेड बाई एम डी वी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट इंटीग्रल, सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डी वी निकालेंगे जो कि इसके बराबर होगा, यानी माइनस एम आवर के डी क्यू इंटीग्रल डिवाइडेड बाय जी माइनस के और एम इंटू वी को मैं क्यू लिख दूंगा, ठीक है। सो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो अब लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स क्या होंगी, जब v ज़ीरो होगा, व्हेन v इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे v ज़ीरो करेंगे तो g किसके, q किसके बराबर होगा, g के। सो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, अब ज़ीरो की बजाय g है, ठीक है। और जब v इज इक्वल टू v हो जाएगा तो q किसके बराबर होगा, g डिवाइडेड बाय g माइनस के और m इंटू वी। सो लोअर लिमिट्स ये है, लोअर लिमिट तो इधर लिखेंगे g माइनस के और m टाइम्स v, ये अपर लिमिट हो गई, सही है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या बनता है, ज़रा देखते हैं, ठीक है। सो इरेजर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके,
तो ये आपको क्या देगा, माइनस एम ओवर के इंटू डी क्यू फ्रॉम जी इज इक्वल से जी माइनस के डिवाइडेड बाय एम टाइम्स वी डिवाइडेड बाय क्यू। सी दिस इज द लॉग, इसका इंटीग्रल लॉग होता है। तो ये बनेगा ln ऑफ q फ्रॉम g टू g माइनस के डिवाइडेड बाई m टाइम्स v, और इन माइनस m ओवर k को उधर भेज देते हैं, तो ये बनेगा माइनस के डिवाइड बाई m टाइम्स v। सही है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, तो ये बनेगा ln ऑफ g माइनस k ओवर m टाइम्स v डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाई m टाइम्स t। टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो एक्सपोनेंशियल इस चीज़ को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये बनेगा g माइनस के डिवाइड बाई एम टाइम्स v इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू टी। सही है, तो ये चीज़ आ गई। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो ये बनेगा g माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के डिवाइड बाई एम टाइम्स टी इंटू एम ओवर के इज इक्वल टू वी। ठीक है, सो ये इक्वेशन बन गई। सो इक्वेशन क्या बनी, v इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई के टाइम्स g माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के एम ओवर एम इंटू टी। सी ओके, तो ये चीज़ आ गई। अब सिंप्लीफाई करें इसको, यानी टाइम गोज टू इन्फिनिटी कर दें, मीन्स कभी ना कभी जाके तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा ना। तो t गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई k टाइम्स g डिवाइडेड बाई वन, एक्सपोनेंशियल को डिवाइड में ले जाए तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी। सो 1 ओवर e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाता है, e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, दिस होल थिंग गोज टू ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं ये आपको वही रिजल्ट देता है जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ड्रैग फोर्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है न्यूटन सेकंड लॉ की का सॉल्यूशन है। सही है, तो इस तरह आप टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली आप इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, इफ़ यू फर्दर इंटीग्रेट दिस थिंग तो आपको x मिल सकता है, x ऑफ t, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि अंडर द ड्रैग फोर्स। सही है, सो ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशंस। अब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एंड फोर्स डायग्राम। याद रखें अभी पिछली एग्जांपल में हमने क्या किया, टर्मिनल वेलोसिटी क्या था, क्या टर्मिनल वेलोसिटी की एग्जांपल बेसिकली इक्विलिब्रियम की एग्जांपल थी, जब आपके ऑब्जेक्ट का जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के बराबर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट्स के में हमने ऑब्जेक्ट के लिए हमने फोर्सेस को डिफाइन किया कि अच्छा ये फोर्स इस तरफ लग रही है, वो फोर्स ऊपर लग रही है। तो यही बेसिकली डायग्राम जो है कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम। ठीक है, सो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, फिर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना होता है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्या है, फिर तमाम फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि टेंशन तो नहीं है उस सिस्टम में, टेंशन है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, वेट वगैरह को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको लगाना पड़ता है न्यूटन सेकंड लॉ फर्स्ट और सेकंड एक्स और वाई एक्सिस में, और लास्ट में आपको देन एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटीज, फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है। जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको एक सिंपल से एग्जांपल में करके दिया कि ऑब्जेक्ट का मैंने फोर्स डिफाइन किया, फोर्स के बाद मैंने इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखा, न्यूटन सेकंड लॉ लिखने के बाद क्योंकि फोर्स के कंपोनेंट्स नहीं थे, जस्ट वर्टिकल ही थे, तो इसीलिए कंपोनेंट्स नहीं बन रहे थे, तो सिंपली मैंने न्यूटन लॉ लगाया और इधर से मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाला। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, और ये फार्मूला वेलोसिटी का था जो अभी कैलकुलेट किया हमने। इसी तरह आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखें ये बाज़ाहिर तो बहुत सिंपल सिंपल लगता है, बट आपको पता चलेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है
क्योंकि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में सॉल्व करने पड़ेंगे, उनकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी डिफरेंट हो सकती है इस प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो एक एग्जांपल है यहाँ पे अपेरेंट वेट और रियल वेट से रिलेटेड। एक और प्रॉब्लम है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि फ़र्ज़ करें अपना योर वेट इन अ लिफ्ट, आपका वेट क्या है लिफ्ट में। सी लेट्स से यू आर इन अ लिफ्ट। ठीक है, तो लिफ्ट में आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। ठीक है, सो वेट क्या होगा, बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन होगा एक तरह से। ठीक है, ये टेंशन है स्ट्रिंग में, तो लेट्स से आप यहाँ पे मौजूद हैं, सरफेस से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, आपका जो वेट है वो W इज इक्वल टू mg है। ठीक है, तो आप ज़रा नोटिस करें, जब इस टेंशन यानी जब एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, लेट्स से अपवर्ड होगा, तो आप जो अपना वेट फील करेंगे वो कितना होगा। ठीक है, वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका एक्चुअल वेट क्या होता है। एम जी जो होता है ना, एम जी, ये डब्ल्यू इज इक्वल एम जी, ये वेट होता है, और ये आपका एक्चुअल वेट होता है, एक्चुअल वेट। ठीक है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है बेसिकली ये आपका अपेरेंट वेट होगा, अपेरेंट वेट। या आप नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लें या टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात करें, टेंशन भी आपका अपेरेंट वेट होगा। ठीक है, तो जब आप रेस्ट में होंगे, लेट्स से सपोज इफ यू आर एट रेस्ट, इफ यू आर एट रेस्ट, तो सिंपली आपका वेट जो है डाउनवर्ड है, प्लस इनटू नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, तो क्योंकि आप रेस्ट में है तो m इंटू ए की जगह एक्सलेशन 0 होगा, आपका वेट जो है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। अब वेट क्या है, दिस इज रियल वेट या एक्चुअल वेट, और जो नॉर्मल रिएक्शन की मदद से आप फील कर रहे हैं यानी व्हाट यू फील, अपेरेंट वेट वो होता है जो आप एक्चुअली फील करते हो, या आप स्प्रिंग बैलेंस से नापते हो, या टेंशन इन स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो आपका एक्चुअल वेट जो है वो बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन के अपेरेंट वेट के। वेट जो है वो बराबर, यानी एम जी जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के, या एम जी इज इक्वल टू टेंशन के। तो ये एम जी एन और टी नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन आपका अपेरेंट वेट नापते हैं। अपेरेंट मीन्स बाज़ाहिर आप क्या फील करते हो, क्योंकि आप जो फील कर रहे हो वो नॉर्मल रिएक्शन है, और वही नॉर्मल रिएक्शन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन की पैरेलल जो फॉर्म है वो टेंशन है वो फील करेगा। ठीक है, अब अगर आप लेट्स से अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेट करते हैं, लेट्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, टेंशन अगेन से ऊपर की तरफ, आपका वेट डाउनवर्ड, बट दिस टाइम दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पे सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए होगा, एंड एम ए इज द एक्सेलरेशन और एम ए इज द मास विद एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इस वक्त एज्यूम कर रहे हैं लिफ्ट का मास 0 है। ठीक है, वट एवर इज द मास इज द मास ऑफ पर्सन, लिफ्ट का मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है पर्सन के मास के मुकाबले में। तो ये सम ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, लेट्स से W माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम ए, तो सिंपली W इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम ए। ठीक है, या N इज इक्वल टू W माइनस एम ए। सी, N is apparent weight, W is the real weight, माइनस एम ए, यानी आप अपने रियल वेट में से एम ए को माइनस करेंगे तो आपको अपेरेंट वेट मिलेगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन वेट। क्या मतलब है, आपको अपना आप हल्का महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। ठीक है, सिमिलरली टेंशन की बात करें ऊपर स्ट्रिंग में, तो टेंशन के साथ भी यही होगा, टेंशन जो है वो कम होगी, आपका एक्चुअल वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, हल्का
महसूस करेंगे। और अगर अब की बार ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? लेट्स से ओके, लेट्स से एक्सेलरेशन टेंशन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, एंड एक्सेलरेशन एम ए भी ऊपर की तरफ। तो अब क्या होगा? W माइनस एन, यानी अब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है ऑब्वियसली, ये पॉजिटिव होगा, वेट नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो एम ए हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बराबर होगा वेट प्लस एम ए, यानी कि एन क्या है, एन लिखो या टी लिखो, बात एक ही है। तो एन क्या होगा असल में? अपेरेंट वेट होगा, इज इक्वल टू रियल वेट या एक्चुअल वेट प्लस एम ए, यानी रियल वेट में एम ए को जमा करेंगे तो आपको अपेरेंट वेट मिलेगा, यानी कि एन इज ग्रेटर देन वेट। आप अपने आप को भारी महसूस करेंगे, भारी फील करेंगे। ठीक है, अब आप खुद को यहाँ पे भारी महसूस करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये चीज़ आ गई। अब आते हैं इस तरफ कि क्या हो अगर सिरे से ही आप यहाँ पे मौजूद तो हैं, आपका नॉर्मल रिएक्शन था, वेट है, टेंशन था, अब आप बीच में से कॉर्ड को काट देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। जब आप काट देंगे तो आप फ्री फॉल के केस में आ जाएंगे, फ्री फॉल, एक्शन मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगी। और जब ये फ्री फॉल हो जाएगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी और आपकी लाइफ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए होता है, और यहाँ पे अब क्या होने जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एम ए हो जाएगा। और अब तो नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं सिरे से, तो जब नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो जब ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो W इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। W इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा तो आपको बज़ाहिर कुछ महसूस नहीं होगा, यानी अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि n ज़ीरो है, क्योंकि t ज़ीरो है। तो अब आपको अपना आप हल्का महसूस होगा, आप खुद को वेटलेस महसूस करेंगे, वेटलेस फील करेंगे। दिस इज़ द आइडिया ऑफ वेटलेसनेस, कि आपको अब जो भी एक्सेलरेशन फील होगा डब्ल्यू एम ए वो एम जी के बराबर है। तो अब जब एम जी के बराबर है तो यहाँ पे एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। सो वट एवर इज योर एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो सी जी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो आप वेटलेस हो जाएंगे, वेटलेस। दिस इज द आइडिया ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो अगर आप इसी इसी यानी सिंपली अगर बहुत ज़्यादा आसान करूँ तो अगर आप खुद को किसी तराजू में रख के नापेंगे तो आपको यहाँ पे अपना वजन 0 kg महसूस होगा, नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आपको फील भी नहीं आ रहा, वजन की फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि आप वेटलेसनेस में स्टेट में हैं। और टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि आप वेटलेसनेस की स्टेट में, तो आपको स्प्रिंग बैलेंस भी कोई वेट नाप के नहीं देगा आपको। ठीक है, सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ वेटलेसनेस। इसी तरह अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम इज एक्सेलरोमीटर, यानी एक सिंपल पेंडुलम से या गाड़ी में लटकती हुई किसी धागे पे किसी चीज़ को देख के आप गाड़ी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट करो गाड़ी जो है आगे मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से, सी एक्सेलरेशन ए इज नॉन ज़ीरो, नहीं है ज़ीरो, तो ये एक्सेलरेट आगे की तरफ कर रही है। और जब ये एक्सेलरेट आगे की तरफ करेगी तो पेंडुलम जो लटका हुआ था इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जब इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये कुछ एंगल कवर करेगा थीटा। ठीक है, एक सूडो फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जो उसको एज अ रिएक्शन पीछे लेके जाएगी। ठीक है, सो अब हमने निकालना है कि इस गाड़ी का एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालना है बाय लुकिंग एट द पेंडुलम। पेंडुलम को देख के गाड़ी की एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बात सीधी सी है, इस पेंडुलम को ज़रा गौर से देखें, इसका वेट नीचे की तरफ है, W इज इक्वल टू एम जी, टेंशन उस तरफ है, तो आप इधर इसको ड्रॉ कर सकते हो, टेंशन, वेट, एंगल थीटा,
तो वेट और थीटा बन गए, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो टी कॉस थीटा क्या होगा, टी कॉस थीटा। तो सिंपली ये टी है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, वेट, और टी साइन थीटा बेसिकली एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा जो अपवर्ड होगा, और टी साइन थीटा होगा, ये टी साइन थीटा होगा जो एक्सेलरेशन के बराबर। सी, तो टी कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर है, एंड टी साइन थीटा जो है वो एम ए के बराबर। तो आप इन दोनों फार्मूलों को डिवाइड कर दो, यानी टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा जो है वो बराबर है ए डिवाइडेड बाय जी। तो टी टी से कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा जो है वो ए, आई एम सॉरी, ए डिवाइड बाई जी हो जाएगा, ए डिवाइड बाई जी, ए डिवाइड बाय जी, यानी ये फार्मूला। अब यहाँ पे जी की वैल्यू फिक्स है, ठीक है, बस आपने थीटा मेजर करना है, और थीटा निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसको टेन थीटा लेना है, टेन थीटा लेने के बाद जी से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी टेन थीटा। सो आप क्या करेंगे, इस गाड़ी में इस पेंडुलम के साथ पीछे एक डी भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, डी यूं, और इसको आप ज़ीरो मान लें, और इसमें मौजूद इस एंगल को कैलकुलेट करके गाड़ी का एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट मी टू राइट इट अगेन, देन मैं फिर से कर सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि पेंडुलम थीटा वेट इज इक्वल टू एम जी, इसी को आप पीछे एक्सट्रापोलेट करें, टेंशन इस तरफ है, तो ये वाला थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, तो ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा है, और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा है। तो सिंपली टी कॉस थीटा जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी करेगा, इक्वेशन नंबर 1, और यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, एंड टी साइन थीटा जो है वो इसमें एक्सेलरेशन है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड करें, 2 को डिवाइड करें 1 से, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय एम जी, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, टी टी से, तो ये जी टेन थीटा इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। सी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम एक और एप्लीकेशन है, इसे फ्रिक्शन कहेंगे। फ्रिक्शन बड़ी अजीब और गरीब और फनी सी चीज़ है ना। फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं कि ये पागल है, ये फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बिल्कुल पागल है। तो एक मशहूर कहावत है जिसमें हम कहते हैं कि द फ्रेलिटी इज़ द हाई नेम ऑफ वुमन, और कमज़ोरी का दूसरा नाम औरत है। तो इसी से मैंने बिल्कुल एक फ़नी सा कोट बनाया कि इंसैनिटी इज़ द हाई नेम ऑफ फ्रिक्शन, मतलब बेवकूफ़ी जो है वो फ्रिक्शन का दूसरा नाम। ठीक है, सो इसीलिए मैंने कहा फ्रिक्शन इज अ फनी काइंड ऑफ फोर्स, यानी ये अपना माइंड सेट नहीं बना सकती कि उसमें कहाँ किस तरफ एक्ट करना है, यानी ये बिल्कुल आपको चिढ़ा रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं और इसको फोर्स लगा के आगे ले जाते हैं, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एग्जर्ट होती है। ठीक है, और अगर फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इस तरफ होती है, और अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे तो नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो फोर्स। सी, यानी आप राइट पे फोर्स लगाते हो लेफ्ट पे एक्ट करती है, लेफ्ट पे फोर्स लगाते हो राइट पे एक्ट करती है, अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं करती। इसीलिए मैंने कहा इट डजंट मेक अप इट्स माइंड विच वे टू एक्ट अनटिल सम अदर फोर्स कंपेल्स इट टू डिसाइड। ठीक है, इमेजिन अ ब्लॉक lying on a floor, if you push it forward friction will act backward, and if you push it leftward friction will act rightward. In other words, the direction of frictional force is always in opposition to the applied force, यानी हमने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
अब हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, हैंगिंग चेन ऑन द टेबल प्रॉब्लम या हैंगिंग रॉप ऑन द टेबल प्रॉब्लम। सो हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम। अ रोप ऑफ टोटल लेंथ L एंड अ मास पर यूनिट लेंथ M इज पुट ऑन अ टेबल विद द लेंथ L हैंगिंग फ्रॉम वन एज। यानी एक रस्सी है जिसका थोड़ा सा हिस्सा यानी L लेंथ, स्मॉल L लेंथ वाला हिस्सा वो जो है वो उस पर पड़ा हुआ है, लटका हुआ है, और उसका L माइनस L लेंथ जो है, यानी आप ये कह सकते हैं इस पूरे रोप की लेंथ जो है वो L है। ठीक है, तो इसमें से अगर थोड़ा सा यूं हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो स्मॉल L है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल L में से थोड़ा सा माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो टेबल पे L माइनस L पड़ा हुआ है और स्मॉल L जो है वो लटक रहा है। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द लेंथ L सच दैट द रोप जस्ट बिगिन टू स्लिप। यानी कम से कम L की वैल्यू, स्मॉल L कितना होना चाहिए कि ये गिर जाए। तो आपको पता है कि L, स्मॉल L अगर थोड़ा सा रखेंगे तो नहीं गिरेगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो भी नहीं गिरेगा, फिर बढ़ाएंगे फिर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि उससे ज़रा बराबर भी स्मॉल L को अगर मज़ीद लटका दिया आपने तो ये लटक के मतलब लुढ़क के नीचे आ जाए। तो दरअसल आपने वो लेंथ कैलकुलेट करनी है जहाँ पे ये जो है नहीं गिरेगा, बस उसके फ़ौरन बाद गिर जाएगा, यानी वो गिरने वाला होगा। ठीक है, सो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये पूरी लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है, तो इसका जो मास होगा इसको मैं कैपिटल M नाम दे देता हूँ। इसका मास क्या है, कैपिटल M। अब ये टोटल मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल L पे, यानी टोटल लंबाई पे डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो जो मास पर यूनिट लेंथ है उसको लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m कहते हैं। तो स्मॉल m क्या है, ये। तो बताओ इस रस्सी का टोटल वजन कितना होगा, वो लीनियर मास डेंसिटी टाइम्स L है। यहाँ पे याद रखो, इधर m से मुराद मास नहीं है, मास डेंसिटी है। दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो बस सिंपल सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये इतना हिस्सा फर्श पे पड़ा हुआ है, तो ये टेबल पे पड़ा है, तो टेबल पे इसका नॉर्मल रिएक्शन n होगा जो कि ये है। ठीक है, और ठीक है, और इसका वेट जो है वो नीचे होगा। वेट कितना होगा, सिंपली कैपिटल M होगा, इसका M नॉट कैपिटल M होगा, यस कैपिटल M टाइम्स L माइनस स्मॉल l होगा। ठीक है, ये इसका वेट होगा, इसका सॉरी मास होगा, सॉरी इसका मास नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ सब करें, इसको मैं मिटा दूंगा फिर मैं सिंपल कर सकता हूँ इसको। ओके, सी, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है, L माइनस L है। ठीक है, L माइनस L, तो आपको याद है मास डेंसिटी M है, मास डेंसिटी, और ऊपर टेबल के ऊपर जो वजन पड़ा वो L माइनस स्मॉल l पड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये है मास जो पड़ा हुआ है टेबल पे, मास ऑन टेबल। तो मास ऑन टेबल अगर ये पड़ा हुआ है तो नीचे लटक रहा कितना मास है, यहाँ पे कितना मास लटक रहा है, तो वो सिंपली ये होगा मास डेंसिटी, यानी इधर मास डेंसिटी को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास हैंगिंग होगा। ठीक है, सो ये चीज़ होगी। तो बताओ m इंटू एल माइनस एल को g से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या ये वेट नहीं होगा, वेट ऑन टेबल, यस, वेट ऑन टेबल। तो सी, वेट ऑन टेबल ये नीचे की तरफ m इंटू एल माइनस स्मॉल l इंटू जी, ये वेट ऑन टेबल है। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, और जब ये आगे स्लिप होने जा रही है, लेट्स से ये जस्ट अबाउट टू स्लिप होने जा रही है, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितनी होगी, F इज इक्वल टू म्यू एन होगी। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे होगी, तो फॉरवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड जो है वो फोर्स होगी, वो फोर्स कौन सी होगी, ये इस रस्सी का वेट होगा। यानी दरअसल बात ये है कि ये इस रस्सी का जो नीचे की तरफ वेट है वो m इंटू स्मॉल l टाइम्स जी है, यही नीचे की तरफ भी एक्ट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, इसको खींच के नीचे ला रही है, खींच के नीचे ला रही है। तो बताओ इस टेबल पे पड़े हुए, टेबल पे जो पड़ा हुआ है इस पे फॉरवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, फॉरवर्ड वो ये लग रही है, यानी जो हिस्सा टेबल से लटक रहा है वही हिस्सा हॉरिजॉन्टली भी फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये मुड़ी हुई है पाइप ना,
यानी कि यही फोर्स एम एल जी जो है वो यूं नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, यूं, ठीक है, तो यूं एक्ट कर रही, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टली एम एल जी और ये फोर्स। तो सिंपली अगर इसको एक्सेलरेट नहीं होना, इट्स जस्ट अबाउट टू एक्सेलरेट, इट इज जस्ट अबाउट टू एक्सेलरेट, तो सिंपली ए को ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए एंड ए को हम ज़ीरो लेंगे, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, सिंपली ये होगा कि म्यू यानी एम एल जी माइनस म्यू यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। में थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मैसी है। ओके, तो क्या होगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो होगा सीधे सीधे, क्योंकि ए ज़ीरो है, जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो ये बनेगा फॉरवर्ड की तरफ, फर्स्ट करो फोर्स ज़्यादा ले लेते हैं हम एम एल जी, तो पीछे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो एम एल जी जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा, और एफ जो है वो म्यू एन के बराबर है, तो एम एल जी जो है वो म्यू एन के बराबर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल में क्या होगा, सीधे सीधे ये नीचे की तरफ है, वेट ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल रिएक्शन यानी ये ज़्यादा होना चाहिए करीब करीब, ठीक है, तो अराउंड अराउंड है, तो मैं इसको ये ले लेता हूँ कि एम एल जी माइनस माइनस ये वाली टर्म एन इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एम एल जी, सॉरी, हाँ ठीक है, एम एल जी ठीक है इज इक्वल टू एन, और एन किसके बराबर होगा, एन इसके वेट के बराबर होगा, एन उस रस्सी के वेट के बराबर होगा, तो एन क्या होगा, एम एल जी जो है वो एन के बराबर होगा, और एन इसके बराबर होगा, सो एम एल माइनस एल इंटू जी। तो बस हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक ये और एक ये। इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप म्यू निकाल सकते, एल निकाल सकते, सही है। तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, मैंने एक चीज़ मिक्स कर दी, एम एल जी जो है वो म्यू एन के बराबर है, ठीक है, मैंने मिक्स नहीं की, सॉरी, सही है, सो ठीक लिखा है हमने, एम एल जी इज इक्वल टू म्यू एन, और दूसरी इक्वेशन है एन इज इक्वल टू एम इंटू एल माइनस एल इंटू जी। तो सीधे सीधे आपने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, तो ये आपको क्या देगा, एम एल जी इज इक्वल टू म्यू एम एल माइनस एल इंटू जी। सो जी जी से कैंसिल हो जाएगा, एल एल से एम से कैंसिल हो जाएगा, सो एल जो है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी एक म्यू आना चाहिए, ठीक है, सो एल माइनस एल इंटू म्यू डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं म्यू के लिए, ठीक है, तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर आपको ये मिलता है, ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप खुद करें, और या तो मैं कर लेता, बट यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सही है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखें इधर एल भी है, म्यू भी है, कैपिटल एल भी है, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो ये बेसिकली लेंथ इतनी लटकनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस पे ये जो म्यू है ये स्टैटिक रहेगा, जब म्यू स्टैटिक रहेगा तो ये रस्सी जो है स्लिप नहीं करेगी, अदरवाइज स्लिप कर जाएगी। तो आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है कि दो मासेस हैं आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, बट आप फोर्स लगा रहे हो छोटे मास पे, तो दोनों पे फोर्स लग रही है बेसिकली, छोटे मास और बड़े मास को पे जब फोर्स लग रही है तो वो फोर्स की वजह से आगे मूव कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि आप कम से कम यहाँ पे इतनी फोर्स लगाएं, यहाँ पे कितनी फोर्स कम से कम लगाएंगे मिनिमम, कि ये स्लिप करके नीचे नहीं आएगा, डू नॉट स्लिप, ठीक है, अदरवाइज स्लिप कर जाएगा। यानी आपने फोर्स इतनी कम से कम लगानी है, उससे इतना नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हो कि वो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन कि जो वेट के बराबर हो कम से कम, ठीक है। तो आपने कम से कम अपनी फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट करें, आप कम से कम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एम और कैपिटल एम दोनों मिलकर एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है।
और अब ज़रा नोटिस कर, एम ए उस तरफ है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि कम अज़ कम फ्रिक्शन, यानी कि आपने जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस की है म्यू एन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी प्रोड्यूस करनी है कि बस वो वेट के बराबर हो, यानी वो वेट के बराबर हो, म्यू एन इतनी प्रोड्यूस करनी कि वो वेट के बराबर हो, ठीक है। तो जब ये करना है तो ठीक है, फिर इस तरह करें, इसको m से मल्टीप्लाई करें, तो ये एम ए की डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी मद में नॉर्मल डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो इसकी जगह n लिख दें, n बराबर होगा एम एफ डिवाइड बाई एम प्लस एन, ठीक है। और अब बस सिंपली आप क्या करें, इस n की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, म्यू m इंटू एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इज इक्वल टू एम जी। एम से कैंसिल हो जाएगा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा जनाब, ठीक है, फोर्स मिलेगी जो कि किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। सो फोर्स बराबर होगी एम प्लस एम, माजरत के साथ जगह नहीं है मी, ठीक है। सो ये फार्मूला आपने निकाल दिया, यानी कम अज़ कम आपने इतनी फोर्स लगानी है कि जिससे प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन क्या करेगा, इतना नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा कि जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो फ्रिक्शन उस इस स्मॉल एम के वेट के बराबर, वेट जो है वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, और वेट जो है वो फ्रिक्शन के बराबर होगा तो आपका नॉर्मल रिएक्शन एम ए के बराबर होगा। सो जब वेट फ्रिक्शन के बराबर होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है एम ए के बराबर होगा, तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ऐसे करने के लिए, तो वो फार्मूला है ये, ठीक है। सो मैं मानता हूँ कि इस वक्त जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये थोड़े से मैसी हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं अगली वीडियोस में फिर बीच में ब्लैंक शीट्स भी डालूंगा जिस पे मैं कैलकुलेशन कर पाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ डाली है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा आज, बट वीडियो लेंथी है एंड देन फिर रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर, और आई एम गिविंग यू सम लेक्चर्स असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, आपने सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू चूज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों लेना पड़ता है, ठीक है, एक्स और वाई क्यों लेते हैं जब कभी आप न्यूटन्स लॉज अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की परवाह करनी पड़ती है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज में आप फोर्सेस कैलकुलेट करते हो और फोर्सेस डायरेक्शन रखती है, सो डायरेक्शन की परवाह करनी पड़ती है। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू यूज सफेरिकल कोऑर्डिनेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मैं चलो इसका भी जवाब दे देता हूँ, आप भी डिटेल में बताएं नहीं कैसे, इसको फिर आपने फिगर आउट करना और सॉल्व करना, ठीक है। एंड पार्ट सी ये कहता है कि वाई डू वी प्रिटेंड, हम क्यों एक्टिंग करते हैं, हम प्रिटेंड करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे द अर्थ इज़ एन इनर्शियल फ्रेम, ज़मीन इनर्शियल फ्रेम है, व्हेन वी नो इट इज़ नॉट, जब हम जानते हैं कि ये नहीं है। पार्ट डी ये कहता है विदाउट मेकिंग मेजरमेंट बाय लुकिंग आउटसाइड कैन यू नो वेदर और नॉट योर फ्रेम इज़ इनर्शियल, यानी गाड़ी के बाहर देखे बगैर क्या अंदर बैठ के आप बता सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नहीं। तो एक क्लू मैं आपको दे देता हूँ एक्सेलरोमीटर वाले एग्जांपल की, ठीक है, तो वहाँ से आप जवाब ढूंढ सकते हैं कि एक्सेलरोमीटर में एक्सेलरेशन आएगा तो पेंडुलम हिलेगा, अदरवाइज नहीं हिलेगा। तो पेंडुलम जब हिलेगा तो एंगल कवर करेगा, तो उस एंगल को देख के आप गाड़ी के एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, यानी फ्रेम के एक्सेलरेशन को। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो मीन्स इनर्शियल नहीं है, अगर वो ज़ीरो है तो वो इनर्शियल है, ठीक है। सो अगला सवाल है, आप खुद नेट पे गूगल करें और फिर यहाँ से आप कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर लिख सकते हैं। लुक अप द मीनिंग ऑफ इनर्शियल गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस क्या, ठीक है। इसी तरह पार्ट 5 ये कहता है कि न्यूटन थॉट दैट, न्यूटन ने ये सोचा कि वन फ्रेम दैट वाज फिक्स्ड टू द डिस्टेंट स्टार्स वाज द बेस्ट और मोस्ट प्रेफर्ड फ्रेम, यानी न्यूटन का ये कहना था कि ज़मीन पे कोई भी फ्रेम या कोई भी फ्रेम इनर्शियल बन सकता है, ठीक है, या फिक्स बन सकता है, इनर्शियल बन सकता है, जो एक बहुत दूर मौजूद सितारा के सितारे के रिस्पेक्ट से वो उसकी मोशन जो है वो चेंज ना हो, यानी वो डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट से अगर वो कोई चीज़ फिक्स्ड है तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा। सो वाज दिस सेंसिबल थॉट एट दैट टाइम या नहीं,
उस ज़माने में ये आइडिया अच्छा था या नहीं था, बताएं। मानते हैं कि अभी हमारे पास वो मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट क्या ये मेथड जो है, जिसे हम पैरेलैक्स मेथड भी कहते हैं, सही है या गलत है उस ज़माने के हिसाब से, डिस्कस करें। सो इसी तरह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड, एक खास लिक्विड के लिए, एंड अ सर्टेन शेप ऑफ बॉडी, एक सर्टेन शेप ऑफ बॉडी के लिए, द रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड वेलोसिटी, ये है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला ये है। ठीक है। सो इसको आपने सॉल्व करना, रिमेंबर मैं ये कर चुका हूँ, के इज एफ इज इक्वल टू के वी। तो के की जगह इधर ए है और वी है, उसके साथ एक क्वाड्रेटिक टर्म भी है। तो अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के क्या डायमेंशंस होंगे ये बताएं, ये बहुत सिंपल है। पार्ट बी, इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड इनटू द डीप वेसल, एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास एम है उसको एक गहरी नाली में, वेसल में, पाइप में गिरा देते हैं जिसके अंदर कोई फ्लूइड है कंटेनिंग द लिक्विड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड दैट इट विल अटेन, तो ये कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा। ठीक है, ये भी कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं कुछ हद तक, तो आप एक रफ एस्टिमेट दे सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन जस्ट एट एज इट इंटर्स द फ्लूइड, और जब ये फ्लूइड के अंदर एंटर होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। So this is it for today's lecture, and I hope you have enjoyed this lecture and you will follow my lecture series and you will find it very useful, especially वो लोग जिनको उर्दू इंग्लिश इंग्लिश में वीडियो लेक्चर्स समझने में प्रॉब्लम होती है, and those who are do not feel well, or those who feel reluctant whenever they are learning physics from English videos. So this would be helpful for those students. So thanks for watching this video. Must like, share and subscribe. And up till next video, Allah Hafiz.